Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस क्लास 12 बायोलॉजी। तो आज टाइम है कि हम क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करें और इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को करें एकदम फिनिश और क्रिस्टल क्लियर। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। So the question number 9 is distinguish between the following। सबसे पहले है hibernation and estivation। तो hibernation और estivation क्या होता है? तो hibernation जो होता है ना, अगर हम simple words में बोलें तो उसे हम बोलते हैं winter sleep। ठीक है, तो this is winter sleep and estivation is called as summer sleep। ठीक है, तो इससे ये हमें समझ आ गया कि जो ऑर्गेनिज्म है एक जो है वो विंटर में इनएक्टिव होता है और एक में समर्स में इनएक्टिव होता है। ठीक है, सो टू एस्केप कोल्ड कंडीशंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो उन कोल्ड कंडीशंस को एस्केप करने के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपनी एक्टिविटी को ना रिड्यूस कर देते हैं। कब? कोल्ड कंडीशंस में, मतलब जब ठंड हो जाती है बहुत ज़्यादा। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइबरनेशन। सो द स्टेट ऑफ रिड्यूस्ड एक्टिविटी इन सम ऑर्गेनिजम्स in order to escape cold conditions. Then coming on to estivation, that is summer sleep. अब इसमें क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो उसको सहन नहीं कर पाते हैं, तो what do? They go into the resting phase, they become inactive during this period of time, right? So the state of inactivity during हॉट ड्राई समर डेज। तो ये कहाँ पर जाते हैं? ये ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर उनको थोड़ा ठंडा सा एनवायरनमेंट मिले, और ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर जाएंगे? जहाँ पर उन्हें थोड़ा वार्म सा एनवायरनमेंट मिले। राइट, सो विंटर स्लीप एंड समर स्लीप। राइट, तो अगर हम हाइबरनेशन का एग्जाम्पल लें तो बेयर, स्क्विरल्स, ये सारे के सारे ना हमें गुम मिलते हैं विंटर्स में। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है लिजर्ड्स। लिजर्ड्स ऐसे गर्मियों में तो ऐसे भर भर के आपको दीवारों पे देखने को मिलेंगी बाहर, ठीक है, घर के बाहर जहाँ भी लाइट होगी। लेकिन विंटर्स में आपको लिजर्ड्स नहीं देखने को मिलती हैं। राइट, सो दे ऑल्सो फॉलो दिस हाइबरनेशन। ठीक है, तो वो विंटर्स में वो क्या करती हैं? वो आराम से सो जाती हैं। पूरे समर्स वो एक्टिव रहती हैं लेकिन विंटर्स में इनएक्टिव हो जाती हैं। देन एस्टिवेशन, फिशेस एंड स्नेल्स। ठीक है, क्लियर। देखते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 बी पार्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। तो एक्टोथर्म्स क्या होते हैं? ये वो एनिमल्स होते हैं जिनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं। राइट, मतलब कि अगर इनके आसपास जो टेम्परेचर है ना, अगर इनके सराउंडिंग्स में टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो ये एनिमल्स इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये अपना जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है उसको मेंटेन नहीं कर सकते। गर्मी होगी तो उस हिसाब से टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, अगर ठंड हो गई तो इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। वहीं पर अगर हम एंडोथर्म्स की बात करें तो इनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं। ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। राइट, तो क्या होता है कि अगर बाहर चाहे गर्मी हो जाए चाहे ठंड हो जाए, इनका बॉडी का अंदर का टेम्परेचर एकदम मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है इट इज 37 डिग्री सेल्सियस, दैट इज लाइक द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब चाहे बाहर गर्मी हो जाए चाहे सर्दी हो जाए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो उतना ही रहेगा। सो वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड सो डू द बर्ड्स आर। ठीक है, बर्ड्स जो हैं वो भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। वहीं पर अगर हम एक्टोथर्म्स की बात करते हैं तो एक्टोथर्म्स में आते हैं फिशेस और एम्फीबियंस, और ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि
कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जो अपना इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ए अडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट्स इन एनिमल्स। कैसे एनिमल्स खुद को अडेप्ट करते हैं डेजर्ट्स में। तो डेजर्ट्स में दो कंडीशंस हैं, एक तो वहां पर वाटर की स्कैर्सिटी है, मतलब कि वाटर कम है, राइट, और दूसरी कंडीशन क्या होती है, वहां पर जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ही ज्यादा हाई है, राइट। तो अगर हम डेजर्ट प्लांट्स की बात करते हैं तो डेजर्ट प्लांट्स में कौन से, अगर हम डेजर्ट प्लांट की बात करें तो सबसे पहले ध्यान में आता है कैक्टस। तो कैक्टस को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हमें कहीं लीव्स दिखाई दे रही हैं, बट उसमें एक चीज हमें बिल्कुल ध्यान से दिख जाती है, वो है स्पाइंस, राइट। तो इनके पास होते हैं मॉडिफाइड स्पाइंस जो पानी का लॉस जो है ना वो कम करते हैं। लीव्स नहीं होते, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, राइट। दे हैव क्यूटिकल्स टू मिनिमाइज द ट्रांसपिरेशन, और जो इनकी रूट्स होती है ना वो बहुत ही लॉन्ग होती है, मतलब वो डीप अंडरग्राउंड तक जाती हैं ताकि वो वहां से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें, और दूसरा वहां पर ट्रांसपिरेशन को कम कर सकें। वाटर एब्जॉर्ब होगा और ट्रांसपिरेशन कम होगी तो प्लांट को ज्यादा से ज्यादा पानी मिलेगा। वैसे ही ये खाना बनाने के लिए एक पाथवे यूज करते हैं, दैट इज कैम्प पाथवे। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टोमेटा होता है ना, इट इज ओपन ड्यूरिंग डे टाइम, closed during daytime and it is opened during night time। तो उससे ना जो क्योंकि स्टोमेटा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटा खुलेगा तो ऑब्वियसली पानी भी, ट्रांसपिरेशन भी होगी, तो प्लांट से पानी भी लूज होगा। तो अब दिन में अगर ऐसा होगा तो क्योंकि गर्मी है, धूप है, तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाएगी, प्लांट के लिए पानी कम हो जाएगा, और रात में जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। तो इसकी वजह से जो कैम्प पाथवे है, इट हेल्प्स द प्लांट टू close the stomata during the day and open it during the night, right। So this is how they carry out their food synthesis, right। ऐसे खाना बनाते हैं ये plants। So these were the adaptations for plants. Now coming on to the adaptation for animals, तो animals का भी ऐसा ही है, because there is scorching heat and there is water scarcity। तो उसके लिए एक तो यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं जैसे कैंगरू रैट है, तो ये क्या करते हैं, ये अपने यूरिन को ही कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो पानी का लॉस है ना वो कम हो जाता है। और सन में क्या होता है कि जब बड़ी सारी धूप होती है तो वो सुबह सुबह धूप सेकते हैं, आराम से बैठते हैं, और जैसे ही वो आफ्टरनून वाला टाइम आने लगता है तो दे बरो इन द सैंड, मतलब वो सैंड के अंदर चले जाते हैं और खुद को उस तेज धूप से बचाते हैं। सो दे एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सन व्हेन बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द कंफर्ट जोन, ठीक है। तो वो एब्जॉर्ब करते हैं हीट फ्रॉम द सन जब उनका टेम्परेचर जो है ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। Then they live in the burrows during hot seasons and low water requirements। तो जैसे कि कैंगरू रैट की हम बात कर रहे थे, तो वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपनी पूरी लाइफ टाइम में पानी नहीं पीता है, क्योंकि वो जहां पर है वहां पर पानी की तो कमी है ही, राइट। तो अब वो खुद को उसने ऐसा अडेप्ट कर लिया है कि वो पानी ही नहीं पीता है थ्रू आउट लाइफ, राइट। सो दीज वर द adaptations of desert plants and animals। अब देखते हैं बी पार्ट adaptations of plants to water scarcity। तो ये ऑलमोस्ट वही है जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि अगर पानी कम है तो बेसिकली कहाँ पर कम है, डेजर्ट्स में कम है, राइट। तो अगर पानी कम है तो प्लांट्स खुद को कैसे अडेप्ट करेंगे। तो उस केस में सबसे पहली बात है कि ये जो प्लांट्स होते हैं, सिंस their role is photosynthesis, since they perform photosynthesis, तो यहाँ पर स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवेज होते हैं जैसे कि कैम विच मिनिमाइज द वाटर लॉस, जो कि वाटर के लॉस को कम कर देता है। क्यों, कैसे कम करता है, तो जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन में क्लोज रहते हैं और रात को दे आर ओपन, राइट। सो दिस इज हाउ दे मिनिमाइज द वाटर लॉस, करेक्ट। देन दे हैव संकन स्टोमेटा, जिसकी वजह से फिर से जो पानी का लॉस है ना वो कम हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो वे हाउ दे अडेप्ट देमसेल्व्स टू द कंडीशंस जहां पर पानी की कमी है। देन दे हैव थिक एपिडर्मल वॉल विद थिक क्यूटिकल often possess wax and reduce transpiration। तो इनकी जो क्यूटिकल की वॉल होती है ना वो बहुत थिक होती है
और इनमें वैक्स भी होता है, मतलब इनकी जो कवरिंग होती है उसमें वैक्स भी होता है, जिससे ट्रांसपीरेशन जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। इनकी रूट्स जो होती हैं दे आर डीप सीटेड एंड दे रीचेस द वाटर टेबल, मतलब इनकी जो रूट्स होती है ना वो बहुत डीप जाती हैं अंडरग्राउंड, ताकि उनको नीचे ग्राउंड के नीचे जाके पानी मिल सके और वो उस पानी को एब्जॉर्ब करके यूज कर सके। Then there are xerophytes which are hard and they have pointed spines that reduce transpiration। तो इनमें क्या होता है कि अगर आप देखोगे ना तो इनकी थिक स्टेम होती है, ग्रीन स्टेम होती है, जिससे फोटोसिंथेसिस वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो लीव्स होती है ना दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, कांटों में, ठीक है। तो जस्ट थिंक अबाउट अ कैक्टस प्लांट, तो वो क्या करता है कि अपनी जो लीव्स है ना वो उनकी ऐसे स्पाइन्स होती हैं, ठीक है, पॉइंटेड स्पाइन्स होती हैं, जिससे कि ट्रांसपिरेशन जो है ना वो बहुत कम हो जाती है। सो दिस इज हाउ अ प्लांट विच इज इन अ वाटर स्कार्सिटी रीजन अडेप्ट देमसेल्व्स टू दोज कंडीशंस, राइट। तो ये कहीं ना कहीं सिमिलर था डेजर्ट प्लांट्स में, डेजर्ट प्लांट्स कैसे खुद को अडेप्ट करते हैं। सी पार्ट बिहेवियरल अडेप्टेशंस इन एनिमल्स। तो बिहेवियरल अडेप्टेशंस में क्या आते हैं, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अपने आसपास को देख के कैसे अपना बिहेवियर चेंज करता है। जैसे कि हमने हाइबरनेशन पढ़ा है, एस्टिवेशन पढ़ा है और माइग्रेशन भी पढ़ा है। तो हाइबरनेशन क्या होता है, हाइबरनेशन इज विंटर स्लीप, राइट, ये विंटर स्लीप होती है। एस्टिवेशन क्या होता है, समर स्लीप होती है, ठीक है। और माइग्रेशन क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म एक जगह से उठता है और दूसरी जगह चला जाता है, कि मुझे ये टेम्परेचर नहीं सूट कर रहा अभी। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखे गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं समर्स में, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होने लगता है ना वो छुप जाते हैं, मतलब वो एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं और वो खुद को एक वार्म प्लेस ढूंढ लेते हैं जहां पर वो जाके सो जाते हैं। वैसे ही कुछ एनिमल्स ऐसे देखे गए हैं जो कि सर्दियों में तो वो एक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है ना वो एकदम इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब वो अपने लिए कुछ ठंडी सी जगह ढूंढ लेते हैं और फिर वहां आराम से सोए रहते हैं, राइट। तो दिस इज एस्टिवेशन। अब माइग्रेशन, हमने बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में भी पढ़ा है। अगर हम बात करें तो इंडिया में ही गुजरात में हर साल बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करके दूसरी कंट्रीज से आते हैं। तो वो क्यों आते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर है ना वो फेवरेबल नहीं होता है उनकी ग्रोथ के लिए या उनके रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसलिए वो वहाँ से बहुत लंबा एक सफ़र तय करके, बहुत लंबा फ्लाई करके वो आते हैं एक नई जगह पर, जहाँ पर वो कुछ टाइम के लिए रहते हैं जब तक उनके घर का जो टेम्परेचर है वो ठीक नहीं हो जाता है, राइट। तो इसमें जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे डेजर्ट लिजर्ड्स होती हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका ना बॉडी टेम्परेचर अपने आसपास को देख के ही बदल जाता है। उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना वो एकदम ऐसा नहीं होता है कि कांस्टेंट होता है, जैसे ह्यूमंस का है, राइट, 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इनका नहीं होता है। ये क्या करते हैं, जब इनको लगता है कि इनका बॉडी टेम्परेचर बहुत लो हो रहा है कंफर्ट जोन से, तो ये जाते हैं सन बेदिंग करते हैं और उसके बाद जब टेम्परेचर नॉर्मल आने लगता है तो अगेन दे कम बैक टू देयर पोजिशंस, राइट। वैसे ही कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ज्यादा जब गर्मी हो जाती है ना तो वो खुद को जगह ढूंढते हैं, छुपने की जगह ढूंढने लग जाते हैं, तो they escape from this ground heat. So this is how organisms they keep on changing depending on the surrounding environment. जहां पर वो रह रहे हैं वहां को देख के जब एक ऑर्गेनिज्म अपना बिहेवियर चेंज करता है, अपना एक्टिविटी स्टेज जो है वो चेंज करता है, एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला जाता है, सो ऑल दोज थिंग्स कम अंडर बिहेवियरल अडेप्टेशंस। क्वेश्चन नंबर 10 डी पार्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट टू प्लांट्स। लाइट की क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट्स के लिए। लाइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सनलाइट की। अब हमें पता है कि सनलाइट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफ्स,
राइट। तो ऑटोट्रॉफ्स हैं, तो ये क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, और अगर फोटोसिंथेसिस करेंगे तो 4 इंपॉर्टेंट जो रॉ मटेरियल है उसमें से एक रॉ मटेरियल है लाइट, दैट इज सनलाइट, राइट। सो द इम्पोर्टेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस, लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। सो द ड्यूरेशन ऑफ लाइट डिटरमाइंस द फ्लावरिंग एंड फ्रूट फॉर्मेशन, नॉट ओनली फोटोसिंथेसिस, लेकिन कितने टाइम लाइट आती है वो डिपेंड करता है, वो एक्चुअली अफेक्ट करता है प्लांट्स की फ्लावरिंग को और फ्रूट की फॉर्मेशन को। वहीं पर अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो अब इससे टेम्परेचर भी डिटरमिन होगा। अगर दिन में धूप कम आ रही है तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो थोड़ा कम रहेगा, बहुत ज्यादा धूप आ रही है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। सो डिटरमाइंस टेम्परेचर विच इज एसोसिएटेड विद द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। अब धूप जो है पहले तो वो हमारे आसपास के टेम्परेचर को डिटरमाइन करेगी, और उसके बाद ये जो टेम्परेचर है ना, इस टेम्परेचर के बेसिस पर ही हमारे एंजाइम्स फंक्शन करते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत कम होगा, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं हुआ तो एंजाइम्स फंक्शन नहीं कर पाएंगे, बहुत कम है या बहुत ज्यादा है तो हमारे एंजाइम्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। जब बहुत ज्यादा, हमने देखा है कि फीवर है ना, एक ऑर्गेनिज्म को, किसी भी इंसान को अगर बुखार ही है तो बुखार के केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी के जो कुछ फंक्शंस है ना वो क्या हो जाते हैं, वो ऐसे मतलब वीकनेस हो गई या और कोई प्रॉब्लम हो गई। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के एंजाइम्स फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। अगर एंजाइम्स फंक्शन नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे रिएक्शंस अफेक्ट होंगे, ठीक है, बिकॉज एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन कैरिंग आउट दोज केमिकल रिएक्शंस इनसाइड आवर बॉडी। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू लाइट, सनलाइट, ठीक है। ये तो बॉडी का मैं एग्जांपल दे रही थी, बट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू लाइट। क्यों, क्योंकि जो सनलाइट है वो टेम्परेचर को अफेक्ट करेगी, टेम्परेचर के अफेक्ट होने से फ्लावरिंग, फ्रूट फॉर्मेशन, फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, ये सारी चीजें अफेक्ट होंगी। देन इट इज असेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। जो प्लांट की ग्रोथ है और प्लांट की डेवलपमेंट है वो भी इसी लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि इट प्रोवाइड्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स, राइट। तो बेसिकली लाइट जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 ई पार्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वाटर स्कार्सिटी एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। तो टेम्परेचर क्या इफेक्ट है वाटर स्कार्सिटी पे और एनिमल्स की अडेप्टेशंस पे। तो जैसे ना हमने लाइट के बारे में पढ़ा कि लाइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्या बोलते हैं एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, या बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट्स में, ठीक है। वैसे ही टेम्परेचर जो है ना वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिजम्स में। अब टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है, जैसे कि टेम्परेचर लाइट की वजह से अफेक्ट हो रहा है, राइट, हमने पढ़ा था। तो एंजाइम्स की फंक्शनिंग, फ्लावरिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा तो सब कुछ स्मूथ चलेगा। अगर टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बहुत गर्मी हो जाती है, बहुत ठंडी हो जाती है, तो जो नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग है ना वो स्टॉप हो जाती है, क्योंकि एंजाइम्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते हैं। तो वो रीजन्स जहां पर वाटर स्कार्सिटी है वहां पर क्या होता है कि एनिमल्स कैसे खुद को अडेप्ट करेंगे, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत कम है, तो कैसे करेंगे, वो क्या करेंगे, एक तो जो एक्सक्रीशन है, ठीक है, एक्सक्रीशन में क्या होता है कि यूरिन लॉस होता है, राइट, यूरिन होता है तो यूरिन लिक्विड होता है, तो लिक्विड मतलब कि कहीं ना कहीं पानी, राइट। तो इसमें क्या होता है कि वो अपना जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना, जो वेस्ट है ना उनका, उसको वो सॉलिड बना देते हैं और यूरिन को वो कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं ताकि कम से कम पानी का लॉस हो। देन उनकी जो स्किन होती है उस पर स्पाइन्स होते हैं, जैसे कि हमने कैक्टस की बात की थी, तो कैक्टस के ऊपर जो लीव्स होते हैं ना दे आर रिड्यूस टू स्पाइन्स, और उसकी वजह से वो क्या करते हैं, दे आर एबल टू प्रिवेंट दैट ट्रांसपिरेशन एंड सो इज विद द संकन स्टोमेटा। स्टोमेटा संकन होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ऐसे दबे हुए से होंगे तो उससे क्या होगा, वो खुलेंगे नहीं तो पानी का लॉस नहीं होगा, राइट।
Then there are some behavioral adaptations in organisms. तो अगर हम वाटर स्कार्सिटी की बात करें एनिमल्स के केस में, तो हमने लास्ट के कुछ पार्ट्स में भी पढ़ा कि जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से ना पानी बहुत कम है, ठीक है, वहां पर इतनी ना बारिश होती है और पानी बहुत ही कम है। तो वहां पर जो एनिमल्स है ना वो खुद को अडेप्ट करते हैं इन कंडीशंस में। कैसे कि वो जो ऊपर सारी चीजें हैं वो करेंगे, ठीक है, जैसे जो उनका एक्सक्रीशन है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है उनको सॉलिड बना देंगे, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर देंगे। और दूसरा बिहेवियर में वो कुछ ऐसे चेंजेस लाएंगे कि जैसे ही मतलब जब थोड़ा ठंडा है तो वो बाहर निकलेंगे, लेकिन जैसे ही गर्मी होगी तो वो कहीं जाके छुप जाएंगे ताकि उनको वो प्यास ना लगे, वाटर की रिक्वायरमेंट ना हो, मतलब वाटर की जरूरत ना हो। देन ईटिंग हैबिट्स, वो अपने ईटिंग हैबिट्स को भी चेंज करते हैं, मतलब अर्ली मॉर्निंग्स या लेट इवनिंग्स में वो निकलेंगे, अपना खाना ढूंढेंगे और जब वो धूप वाला टाइम आएगा तो वो छुप जाएंगे। सो दिस इज हाउ दे डील विद दिस वाटर स्कार्सिटी कंडीशन एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो अब कुछ ऐसे कोल्ड रीजन्स होते हैं, तो कोल्ड रीजन्स में जैसे कि हम पोलर बेयर की बात कर लें तो हम क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि उनमें थिक फर होता है, एक फैट लेयर होती है जो कि उनकी अंदर की गर्मी को ना मेंटेन करके रखती है, अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, और वो स्नो में भी रहते हैं लेकिन वो चीज उनको अफेक्ट नहीं कर पाती है, राइट। सो दिस इज हाउ एनिमल्स इन कोल्ड रीजन्स दे आर एबल टू अडेप्ट देम। देन कमिंग ऑन टू दोज एनिमल्स विच आर इन अ वेरी हाई टेम्परेचर रीजन्स, ठीक है, जैसे डेजर्ट में, जैसे डेजर्ट लिजर्ड है, तो वो सन में सन बेदिंग तो कर रहे हैं, साथ ही साथ जब उनको लगता है कि अब मेरी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है और बहुत धूप होने वाली है तो वो जाके खुद छुप जाते हैं ताकि उनकी बॉडी से ना तो वाटर लॉस हो और वो खुद को उस गर्मी से भी बचा सके, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइट और टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं और ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एनिमल्स के बिहेवियर को, उनकी अडेप्टेशंस को अफेक्ट करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट द वेरियस एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो हमें दो तरह के फैक्टर्स पता हैं, एक होते हैं बायोटिक, राइट, और एक होते हैं एबायोटिक। बायोटिक कौन से फैक्टर्स होते हैं? जो लिविंग फैक्टर्स होते हैं, और एबायोटिक कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग होते हैं। तो अगर हम बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो इसमें आते हैं जैसे कि हम प्लांट्स की बात कर लेते हैं या फिर हम बात करते हैं एनिमल्स की। वहीं पर एबायोटिक में आते हैं वो फैक्टर्स जो लिविंग नहीं हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है, विंड है, सॉइल है। तो ये सारे के सारे कौन से फैक्टर्स हुए? एबायोटिक फैक्टर्स, करेक्ट। Question number 12, give an example for an endothermic animal and ectothermic animal and organisms in the benthic zone। तो endothermal animals या endothermic animals कौन से होते हैं? ये होते हैं warm ब्लडेड एनिमल्स, राइट। वो एनिमल्स जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि मैमल्स, जैसे कि हम, जैसे कि मंकी, राइट। वैसे ही एक्टोथर्मिक एनिमल्स, ये वो एनिमल्स हैं जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते, दैट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, फॉर एग्जाम्पल फिशेस, ठीक है। फ्रॉग्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, तो फ्रॉग्स हो गए। तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट स्नेक। Then coming on to the last one, that is an organism of benthic zone। तो लेक में अलग अलग जोन होते हैं, जो सबसे नीचे वाला जोन होता है उसे हम बोलते हैं बेंथिक जोन। तो ये जो बेंथिक जोन होता है ना, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर बहुत सारे डेड ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और उन पे एक्ट करने को कौन होता है? डिकम्पोजर। से यू कैन ऑल्सो राइट बैक्टीरिया, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल दीज। Question number 13, we have to define population and community। तो population और community क्या होता है? तो अगर हम population की बात करें ना, तो एक जैसे जो individuals होते हैं, group of individuals of same species which can reproduce among themselves। जैसे कि कुछ organisms हैं, से A organisms हैं,
ठीक है, ये एक स्पीशीज के हैं, ये बी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये दूसरी स्पीशीज है, राइट। तो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि एक ही स्पीशीज के हैं और वो आपस में रिप्रोड्यूस करके एक फर्टाइल प्रोजेनी बना सकते हैं, and they occupy a particular given area, और वो एक एरिया में रहते हैं, so that is population। तो here A is one population and B is another population, ठीक है। तो मतलब ऑर्गेनिज्म जो एक ही स्पीशीज के हैं और आपस में इंटरब्रीड आपस में क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। देन कमिंग ऑन टू कम्युनिटी, तो अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो इसमें बहुत सारी पॉपुलेशंस आती है, जैसे कि अब मैंने मान लिया कि ये एक ए पॉपुलेशन है, ठीक है, ये एक बी पॉपुलेशन है, ठीक है, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं सी पॉपुलेशन के। तो जब हम इन सारी पॉपुलेशंस को एक साथ लेंगे, ठीक है, सो असेंबली ऑफ सेवरल पॉपुलेशंस ऑफ पर्टिकुलर एरिया एंड टाइम, एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में जब हम अलग अलग पॉपुलेशंस को देखेंगे जो कि आपस में इंटरैक्ट करती हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है थ्रू ट्रॉफिक रिलेशनशिप्स, राइट। तो मतलब कि ये अलग अलग पॉपुलेशंस है जो एक ही जगह पर रहती हैं, एक साथ रहती हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। से प्लांट की कोई एक पॉपुलेशन, ह्यूमन बींग्स से बैक्टीरिया, तो ये सारी क्या है, ये अलग अलग पॉपुलेशंस हैं, लेकिन हम सब एक ही जगह पर रहते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट भी करते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव वन एग्जांपल फॉर ईच। सबसे पहले कमेंसलिज्म। सो कमेंसलिज्म इज समथिंग दिस काइंड ऑफ अ इंटरैक्शन। सो ये जो इंटरैक्शन है ये दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में है, जिसमें एक स्पीशीज बेनिफिट हो रही है और दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। प्लस शोज कि एक स्पीशीज बेनिफिट हो रही है और जीरो शोज की अनअफेक्टेड, राइट। अगर मैं कहीं माइनस लिखूंगी तो इसका मतलब है कि एक स्पीशीज जो है उसके ऊपर वो अफेक्ट हो रही है उससे। तो ये एक इंटरैक्शन है, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन अ क्लाउन फिश एंड सी एनीमोन। तो इसमें क्या है कि एक जो क्लाउन फिश जो है ना, वो इस जो ऑर्गेनिज्म है इसके टेंटिकल्स के बीच में रहती है, और जिससे कि एक तो ये इसके स्टिंग से बच जाती है और दूसरा कि ये खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है फ्रॉम प्रीडेटर्स। और जो ये ऑर्गेनिजम्स है, एनिमोन जो ऑर्गेनिज्म है, इसको कोई बेनिफिट नहीं है इस फिश से, ना ही इसको कोई हार्म है। तो दैट इज व्हाई वी रूट जीरो, मतलब कि दिस ऑर्गेनिज्म इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द क्लाउन फिश, correct। So this type of interaction is called as commensalism। B part, पैरासिटिज्म। सो पैरासिटिज्म क्या होती है, ये एक इंटरैक्शन है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को तो बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को हार्म हो रहा है, ठीक है। इंटरैक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म्ड। सो वन ऑर्गेनिज्म लिव एट द कॉस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। सो एग्जाम्पल कस्केटा, दैट इज अ पैरासिटिक प्लांट, इट ग्रोज ऑन अ हेज प्लांट। मतलब एक ट्री है, एक हेज प्लांट है, उसके ऊपर ये जो बेल है ना कस्केटा की, वो ग्रो करती है। ये जो येलो वाली आपको इस प्लांट के ऊपर दिखाई दे रही है, सो दिस इज कस्केटा विच इज अ पैरासिटिक प्लांट। तो ये क्या करते हैं, इनके पास अपनी तो क्लोरोफिल होती नहीं है, तो मतलब ये अपना खाना बना नहीं पाते हैं, तो इसलिए ये इस प्लांट के ऊपर चढ़ जाते हैं और इनकी पूरी न्यूट्रिशन ले लेते हैं, जिससे ये तो बढ़ते जाते हैं, ये तो फैलते जाते हैं, लेकिन जो प्लांट है वो ढंग से ग्रो नहीं कर पाता है और उसकी ग्रोथ अफेक्ट होती है अल्टीमेटली, ठीक है। सो this is how in case of parasitism there are two organisms, one is benefited and other one is harmed, so plus and minus। so this is the very easiest way to remember these interactions। C है camouflage। तो कैमोफ्लाज क्या होता है, ये एक फिनोमेना होता है जिससे हम मिमिक करते हैं अपनी सराउंडिंग्स को। सो इट इज द फिनोमेना ऑफ ब्लेंडिंग एन ऑर्गेनिज्म विद द सराउंडिंग्स। कैसे ब्लेंड करेंगे, या तो सिमिलर सा कलर शो करेंगे, या कोई मार्किंग शो करेंगे, या फिर शेप शो करेंगे। और ये ऑर्गेनिजम्स करते क्यों हैं, इन ऑर्डर टू अवॉइड देयर
प्रीडेटर्स, ताकि उनके प्रीडेटर्स को ये ना पता चले कि हम भी यहीं बैठे हैं और वो आके उनके ऊपर अटैक कर दें। तो अपने प्रीडेटर से बचने के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स खुद को अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से ढाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर, तो ग्रास हॉपर इज ग्रीन इन कलर। तो अगर कहीं पर घास है ना, आपको ग्रास हॉपर इतना इजीली दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो भी ग्रीन कलर का है, घास भी ग्रीन कलर की है, और वो ऐसा लगता है कि घास है, ठीक है। जब तक वो जंप करके दूसरी जगह नहीं जाएगा, हमें यूजुअली पता नहीं चलता है। सो दिस इज हाउ कैमोफ्लाज इज, आई मीन हैपेंस, कैमोफ्लाज इज डन, राइट। डी है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? ये एक इंटरैक्शन है अगेन दो स्पीशीज के बीच में, जिसमें कि दोनों स्पीशीज जो है वो एक दूसरे से बेनिफिट करती हैं, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग रहती है इनकी। म्यूचुअलिज्म समथिंग म्यूचुअल, ठीक है, एक म्यूचुअल सी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई तेरा काम ये है, तुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और इससे हम दोनों को फायदा हो रहा है, किसी को कोई नुकसान नहीं है। सो दैट इज म्यूचुअलिज्म। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल लाइकन्स बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, जिसमें विच इज एन एसोसिएशन बिटवीन एन एल्गे एंड फंजाई। तो फंजाई जो होते हैं, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, राइट। फंजाई का काम क्या है? वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, और एल्गी क्या करेगी? एल्गी बनाएगी खाना। तो एल्गी को खाना बनाने के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, और फंजाई को इंटर्न क्या मिल रही है? प्रोटेक्शन। क्लियर? तो आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 15, विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। तो हमें एक डायग्राम बनाना है, और डायग्राम के हिसाब से हमें बताना है कि एक लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो होता है वो कैसा होता है। तो अगर हम देखें तो जो एक लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है ना, वो यूजुअली हमें ईस्ट सेल्स में देखने को मिलता है, जिनको हम लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं, और इसमें 5 फेजेस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 5 फेजेस होते हैं? सबसे पहला है लैग फेज, देन कम्स एक्सेलरेशन, देन कम इन्फ्लेक्शन पॉइंट, देन फोर्थ इज डेसिलरेशन, एंड फिफ्थ इज स्टेडी फेज। तो ये क्या फेजेस हैं, इनको हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दिस एक्स एक्सिस शोज टाइम, right, that is logistic growth curve, and y axis shows what? Population density, correct। तो सबसे पहले है लैग फेज। ये वो फेज होता है ना, अगर ये हमने बना लिया अपना ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ऐसे फेज स्टार्ट होता है, मतलब कि कोई ग्रोथ नहीं है, बस जो सैंपल डाल दिया बस वही है। देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज एब्सेंस ऑफ फूड, देयर एब्सेंस ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। सो दिस फेज इज कॉल्ड एज ए लैग फेज। उसके बाद धीरे धीरे ये जो ग्रोथ कर्व है ना, ये ऊपर की तरफ को चढ़ने लगता है, दैट इज एक्सलरेशन फेज और पॉजिटिव एक्सलरेशन फेज, जिसमें जो हमारे पास रिसोर्सेज है ना वो थोड़े लिमिटेड होते हैं, लेकिन होते हैं। लैग फेज के कंपैरेटिवली यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो रिसोर्सेज हैं वो हैं, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब ये जो ग्रोथ कर्व है ना, ये एकदम और तेज से बढ़ने लग जाता है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, राइट। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, करेक्ट। तो द पॉपुलेशन व्हेन देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द ग्रोथ एंड देयर इज सडन चेंज इन द कर्व, स्टीप चेंज हो जाता है कर्व में। सो देन कम्स द नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज, या फिर हम जिसको डिसेलरेशन फेज भी बोलते हैं, ठीक है, डीएक्सेलरेशन फेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक तो रिसोर्सेज कम होने लग जाते हैं, और एनवायरमेंटल जो स्ट्रेस है वो बिल्डअप होने लग जाता है। सो देयर इज रेजिस्टेंस फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इट डिक्रीजेस। तो यहाँ पर जाके कुछ ऐसा हो जाएगा, करेक्ट। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा जो कर्व है ना वो ऐसे सीधी लाइन में चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जो लाइन है वो ऐसे सीधी आना शुरू हो जाएगी पैरेलल टू दिस एक्सिस, करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेशनरी फेज, जब ग्रोथ एकदम स्टेशनरी हो जाती है। एक तो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस है और दूसरा हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, करेक्ट। सो this type of logistic growth curve is also called as S shaped curve। तो अगर आप इसको कुछ देखो तो ये कुछ ऐसा S shape का हमें लग रहा है, तो इसको S shaped curve भी बोलते हैं। और दूसरा
वेरुलिस्ट पर्ल लॉजिस्टिक कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके 3 नाम हैं। करेक्ट। तो आई होप ये क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा ग्रोथ कर्व है। पहले लैग फेज है, ठीक है, जिसमें कि रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही मतलब हैं ही नहीं और ग्रोथ 0 है। फिर उसके बाद आता है हमारा एक्सलरेशन फेज और यू कैन से पॉजिटिव एक्सलरेशन फेज, जिसमें रिसोर्सेज मिलने लगते हैं और जो कर्व है वो थोड़ा सा बढ़ने लगता है, मतलब ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। देन कम्स एक्सपोनेंशियल फेज, वहां पर आता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जहां पर एकदम स्टीप इंक्रीज हो जाता है, कर्व में एकदम स्टीप इंक्रीज होता है। सो दैट इज एक्सलरेशन फेज, सॉरी इन्फ्लेक्शन पॉइंट और द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज, जहां पर हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, कोई एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस नहीं है। देन फोर्थ कम्स इज डेसेलरेशन फेज और द नेगेटिव एक्सलरेशन फेज। तो इसमें क्या होता है, एक तो रिसोर्सेज कम होने लगते हैं और दूसरा एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस आ जाती है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना वो भी कम हो जाती है। देन लास्ट में इट कम्स इज स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज की जब एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस भी है, रिसोर्सेज भी कम है, तो जो हमारा कर्व है ना वो पैरेलल हो जाता है अपनी एक्सिस के। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट ए शेप्ड कर्व और द लॉजिस्टिक कर्व। क्वेश्चन नंबर 16, सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच बेस्ट एक्सप्लेन्स पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म के बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो उसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म तो बेनिफिट होता है और दूसरा हार्म होता है। तो हमें वो स्टेटमेंट चूज करनी है जो बेस्ट एक्सप्लेन कर रही है इस पॉसिबिलिटी को, राइट। तो एक ये स्टेटमेंट है, वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड। तो टू सम एक्सटेंट ये करेक्ट है कि एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट हो रहा है, राइट। देन बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड, तो ऐसा नहीं है। ये किस में होता है, म्यूचुअलिज्म में होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, टोटली इनकरेक्ट। Then coming on to the C part, one organism is benefited and other is not affected. एक ऑर्गेनिज्म तो बेनिफिट हो रहा है और दूसरा अफेक्ट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, एक अफेक्ट होता है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है सी स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली डिनाइड। देन डी है, वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर इज अफेक्टेड। तो एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिल रहा है और दूसरा हार्म हो रहा है या उससे अफेक्ट हो रहा है। सो दिस इज करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, राइट। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, लिस्ट एनी 3 important characteristics of a population and explain। तो हमें एक पॉपुलेशन के कोई भी 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं और हमें उनको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो कि है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितने इंडिविजुअल्स हैं वो बताते हैं एक जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, करेक्ट। तो इट इज लाइक PD is population density is, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ रीजन ओवर द नंबर ऑफ यूनिट एरिया, सॉरी not number of but the unit area of that region, so that is S. So this is how we find out the population density. Then coming on to the next, that is birth rate। तो birth rate क्या होता है, मतलब कि कितने लोग पैदा हुए किस कॉन्टेक्स्ट में, वो भी हमें बताना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन का वो है डेथ रेट, कि कितने इंडिविजुअल्स पर 1000, कितनी नंबर ऑफ डेथ्स हुई पर 1000 इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन पर ईयर। एक पॉपुलेशन के पर 1000 इंडिविजुअल में कितने लोगों की डेथ हुई, एंड सेम अप्लाइज फॉर द बर्थ रेट। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये हमें पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं। पॉपुलेशन कैसी है, कहाँ पर है, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, कितने लोग जी रहे हैं, कितने लोग मर गए हैं। तो उन सब के बारे में पढ़ के, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ के हमें एक जगह की पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है, करेक्ट। इसमें एनी 3 पूछा था, इसमें और भी हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए वो आपको एकदम क्लियर हुए होंगे। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, उसके NCERT क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो तब तक जैसा कि आप जानते हैं, लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।